हेलो एवरीवन, आइए आकाश वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100%। तो किसी भी एग्जाम का लक्ष्य आप 100% लेकर चलिए। आज मैं पॉलिटी 1998 से लेकर 2018 तक के जितने पीसीएस 2019 तक पीसीएस एग्जाम्स में आए हुए सारे प्रश्नों का श्रृंखला, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ एग्जाम्स हो, आए हुए सारे प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो इसके और भी पार्ट आएंगे, उसको भी देखिएगा। सारा एक ही पार्ट में नहीं आ पाया, इसलिए और भी पार्ट इसके आएंगे। तो प्रतिदिन इसको देखिए और इससे संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, एम ए जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको स्टूडेंट्स बता दें कि ये स्टेटमेंट्स मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था कि हम फिलहाल संविधान संविधान निर्मात्री सभा में जानने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। क्लियर है बात? अगला है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन आपका है 1853 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1826 का चार्टर अधिनियम है स्टूडेंट। तो आपको बताते कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या बताया गया था। उस जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसमें बताया गया कि जो कंपनी के अधिकार पत्र को जो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत के साथ जो व्यापार था, भारत के साथ जो व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया कंपनी से। बाकी चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा, लेकिन भारत के साथ एकाधिकार को छीन लिया गया था। इसमें क्या किया गया, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। तो ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें क्या कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब बता देते ऑप्शन में है आपका, देखिए 1853 का भी चार्टर अधिनियम है। तो 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, इसमें जो नामजदगी चलता था, उस सिद्धांत को समाप्त करके महत्वपूर्ण जो पद थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई 1853 अधिनियम के द्वारा। क्लियर है? 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 में। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब क्या हुआ था कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार के तरफ से केवल शासन करना रह गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें की बात है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, इसमें तीन बात आपको याद रखेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। 21 में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
1833 में क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये 1833। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और 1833 के जो चार्टर अधिनियम था जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, पहला भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायस राय की उपाधि दे दी गई, वायस राय बना दिया गया। तो पहला वायस राय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिनियम भी याद रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम जिसमें जिसमें क्या कर दिया गया, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1858 का भारत शासन अधिनियम जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ये याद रखिएगा इस बात को, 1826 का कोई चार्टर एक्ट नहीं है। क्लियर है बात? अगला प्रश्न। अब देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया एक संविधान देने का प्रस्ताव? तो आपको स्टूडेंट्स बता दें, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था। वो दो स्टेट थे आपके, उड़ीसा और पंजाब, सॉरी बंगाल और पंजाब थे, सॉरी बंगाल और पंजाब में नहीं बन पाया था। तो ये दो करेक्ट ऑप्शन होंगे, 3 और 4 जहां होगा बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। आपका ऑप्शन है वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो करेक्ट ऑप्शन आपका स्टूडेंट्स होगा 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, चार्टर अधिनियम 1813 के। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने? देखिए आपके पास ऑप्शन है, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और चार्टर अधिनियम 1813। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका होगा चार्टर एक्ट 1833। मैंने चार्टर एक्ट 1833 की जिक्र अभी किया है, आप फिर से देख सकते हैं। 53 का भी मैंने जिक्र कर दिया है आपसे, 53 का भी जिक्र किया है और 33 का भी जिक्र किया। 1861 में बता देता हूँ क्या था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। इसमें हुआ क्या कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। विभागीय प्रणाली किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसके द्वारा? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, 1861 के द्वारा ही प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। पूछता है
कि किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो 1861 का अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम था, याद रखिएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? आप ऑप्शन है आपका 1961 का एक्ट, 1917 एक्ट, 1961 कहाँ से हो गया, 1947 में ही भारत आजाद हो गया, 1917 का एक्ट, 1915 का एक्ट, 1919 का एक्ट। तो आपको पता होगा द्विसदनीय विधायिका लाने वाला जो एक्ट था वो 1919 का एक्ट था, 1919 का एक्ट था। आपको इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसी एक्ट को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का भारत शासन अधिनियम को ही क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919, इसने ही द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। अब इसमें क्या था कि राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 के सदस्य, 60, ओके थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। 60 थी जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे तथा 141 मनोनीत होते थे। और उसमें कितने मनोनीत होते थे? 26, उसमें 26 मनोनीत होते थे। और जो केंद्रीय विधानसभा था उनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में दैर्घ्य शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। तो क्लियर है, 2 भागों में बांटा गया, प्रथम राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, 26 मनोनीत होते थे। और केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें 141 निर्वाचित होते थे, 104 निर्वाचित होते थे, 41 क्या होते थे? मनोनीत होते थे। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था, जो केंद्रीय विधानसभा वाले थे। बस अंतर यही था कि इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था, यानी केंद्रीय विधानसभा को था। क्लियर है बात? अगला 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? नेहरू रिपोर्ट 1928। आपको आ रही है बात समझ में? तो
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम सॉरी हाँ भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए एक क्वेश्चन और भी होता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, लोग उसी को सुप्रीम कोर्ट समझ बैठे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंग्रेजों के लिए था। वो एक तरह से कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, बंगाल का सुप्रीम कोर्ट था। 1773 में हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। स्थापना 1774 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। लेकिन भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, इसको याद रखिएगा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अभी बताए थे। मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम था। इसमें हुआ क्या था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो था, उसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था, वो आपका था भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बर्मा भारत से अलग हुआ था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संबोधित किया जाना। तो आपको बता दें निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो वो है आपका देश के लिए लिखित संविधान। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है वो देश के लिए लिखित संविधान, बाकी तो है ही। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि किसे 2015 में आया था, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो आपको बता दें स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक वो लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा
सितंबर 1946 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था सितंबर 1946 में स्टूडेंट्स हुआ था। ये भी आया हुआ प्रश्न है आपका। यूपी पीसीएस 2006 का है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो ऑप्शन है आपके पास बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, बिहार। देखिए बंगाल में नहीं प्राप्त कर पाए थे कांग्रेस पूर्ण बहुमत, बाकी राज्यों में मिला था उसको पूर्ण बहुमत। तो बंगाल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। ये 2018 के पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष थे, अस्थायी नहीं पूछा है, अध्यक्ष थे पूछता है। तो निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कौन थे? योर करेक्ट ऑप्शन विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए एक कथन और कारण का प्रश्न है। कथन और कारण का प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न था तो मैंने सोचा कि जिक्र कर दें आपसे। तो ये 2008 में पूछा हुआ प्रश्न, मेंस का प्रश्न है ये, यूपी पीसीएस मेंस का। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कृत्य सही, कौन सा एक सत्य है? पहला कह रहा है कि ए और आर यानी आर्ग्यूमेंट यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर मतलब आर्ग्यूमेंट एंड रीजन दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए ये सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। बाकी दोनों नीचे के वो भी देख लिए, ए सही है परंतु आर असत्य, ये भी गलत है। ए असत्य है परंतु आर सही, ये भी गलत है। इसमें क्या है कि ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब लिखा हुआ है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। गृहीत मतलब दूसरे देश से लिया गया। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति। तो आज इतना ही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, कल फिर से अगला पार्ट आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।